हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ होम साइंस का जो है लेसन टू जिसका नाम है पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। इस चैप्टर का जो है आज के सेशन में इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वीर्य या शुक्र क्या है? इसका निर्माण किन-किन ग्रंथियों के स्राव से होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, देखिए वीर्य या शुक्र क्या होता है? तो देखिए, मैथुन क्रिया के समय मैथुन क्रिया के समय मूत्र जनन छिद्र के द्वारा जो द्रव निकलता है उसे वीर्य या शुक्र कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो है मैथुन क्रिया के समय जो है मूत्र जनन जनन छिद्र के द्वारा जो द्रव निकलता है उसी को क्या कहते हैं? उसे वीर्य या शुक्र कहते हैं। देखिए, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसका निर्माण किन-किन ग्रंथियों के स्राव से होता है? किन-किन ग्रंथियों के स्राव से होता है? तो याद रखिएगा, देखिए इसका निर्माण 3 ग्रंथियों के स्राव से मिलकर होता है। एक होता है शुक्राशय, प्रोटेस्ट और अधिवीर्षण। ये तीनों ग्रंथियों के स्राव से मिलकर जो है वीर्य यानी या शुक्र का निर्माण होता है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिश्न क्या है? इसके प्रमुख कार्य को लिखिए। तो शिश्न क्या है? इसके प्रमुख कार्य को लिखना है। तो देखिए, जिसके द्वारा जिसके द्वारा देखिए जिसके द्वारा निषेचन क्रिया के दौरान शुक्राणु मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित होता है, शिश्न कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जिसके द्वारा जो है निषेचन क्रिया के दौरान शुक्राणु मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित होता है, शिश्न कहलाता है। देखिए सामान्यतः इसकी लंबाई 3 से 4 इंच होती है। तो पूछ लेता है ऑब्जेक्ट होती है, तो याद रखिएगा 3 से 4 इंच होती है, परंतु मैथुन क्रिया के समय इसकी लंबाई देखिए 6 से 7 इंच हो जाती है। देखिए इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। तो याद रखिएगा शिश्न का निर्माण किस ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से होता है। अब देखिए शिश्न का कार्य क्या होता है? तो कार्य याद रखिएगा मूत्र त्याग करना। शिश्न का फर्स्ट कार्य क्या क्या होता है? मूत्र त्याग करना। उसके बाद देखिए मैथुन के समय शुक्र रस निकालना, और दूसरा काम क्या होता है? मैथुन के समय जो है शुक्र रस निकालना। तो आप लोग जो है शिश्न के बारे में जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन तो देखिए नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहलाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नेक्स्ट है, देखिए मैथुन क्या है? तो मैथुन के बारे में याद रखिएगा, जब जब नर एवं मादा आपस में मिलकर शुक्राणु स्थानांतरित करता है, तो यह स्थानांतरण की क्रिया मैथुन कहलाती है। तो याद रखिएगा, जब नर और मादा आपस में मिलकर क्या करते हैं? शुक्राणु को स्थानांतरित करते हैं, तो यही स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? मैथुन कहलाती है। नेक्स्ट है, देखिए नर जनन अंगों के कार्य को लिखे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों के जो है कार्य को लिखे। तो देखिए नर जनन अंगों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। तो देखिए फर्स्ट काम क्या है? देखिए विरसन शुक्राणु निर्माण करता है। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? तो विरसन में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, विरसन शुक्राणु का निर्माण करता है। अधिविरसन क्या करता है? शुक्राणु का संचय और परिपक्व प्रदान प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए शुक्राणु का जो है संचय और परिपक्वता प्रदान करता है कौन? अधिविरसन। उसके बाद देखिए शुक्रवाहिका। तो देखिए शुक्रवाहिका जो है शुक्राणु को आगे बढ़ाता है। शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राणु को आगे बढ़ाता है। शुक्राशय से द्रवित पदार्थ स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, शुक्राशय से क्या होता है? द्रवित पदार्थ जो है स्राव होता है। उसके बाद देखिए पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा स्रावित द्रव अंडाणु को सक्रिय बनाता है, और पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा जो द्रव स्रावित होते हैं वो क्या करते हैं? उन अंडाणु को जो है शुक्राणु को जो है सक्रिय बनाता है। उसके बाद देखिए शिश्न शुक्राणु को मादा के योनि में पहुंचाता है। तो ये क्या होते हैं? नर जननांगों के कार्य होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से देखिए मादा जनन तंत्र के कार्य को भी लिखे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। मादा जनन अंग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। तो देखिए फर्स्ट काम देखिए अंडाशय। अंडाशय के द्वारा अंडाणु अंडाणु निर्माण की क्रिया होती है। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडाणु की निर्माण की क्रिया किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा। उसके बाद देखिए योनि योनि के द्वारा मैथुन क्रिया के समय शुक्राणु ग्रहण किया जाता है, और योनि जो होता है योनि के द्वारा क्या किया जाता है? मैथुन क्रिया के समय क्या किया जाता है? शुक्राणु ग्रहण किया जाता है। उसके बाद देखिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के द्वारा अंडाणु का स्थानांतरण अंडाशय से गर्भाशय तक होती है। तो याद रखिएगा, अंडाणु का जो है स्थानांतरण जो है अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा होता है? अंडवाहिनी के द्वारा। उसके बाद देखिए नर जनन अंगों के द्वारा जो है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। योनि के द्वारा क्या किया जाता है? कि नर जनन अंगों के द्वारा जो है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए शिशु शिशु जनन क्रिया के शिशु जनन क्रिया के द्वारा अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है। देखिए क्या करता है कि शिशु जनन क्रिया के द्वारा जो है अपनी संख्याओं में वृद्धि जो है करता है। ये काम किसका होता है? जो है मादा जनन तंत्र का कार्य होता है, ठीक है।
याद रखिएगा शिशु जनन क्रिया के द्वारा अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग के कार्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये चैप्टर देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान पर जो है जनन चैप्टर से संबंधित चैप्टर है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। होम साइंस का ये चैप्टर जो है बायोलॉजी पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शुक्राणु किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भागों का वर्णन करें। तो देखिए शुक्राणु, तो देखिए नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, इसका निर्माण वृषण में होता है। तो याद रखिएगा शुक्राणु नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, इसका निर्माण वृषण में होता है। देखिए शुक्राणु शुक्राणु को संरचना के आधार पर 4 भागों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा शुक्राणु को संरचना के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भागों में बाँटा गया है। एक होता है देखिए सिर, एक होता है ग्रीवा, एक होता है मध्य भाग, एक होता है सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है? तो सभी के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सिर क्या होता है? यह शुक्राणु का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, पूछ लेता है कि शुक्राणु का सबसे चौड़ा भाग कौन-सा होता है? सिर होता है। उसके बाद देखिए गिरवा क्या होता है? देखिए मध्य भाग एवं सिर के बीच वाला भाग गिरवा यानी कि गर्दन होता है। तो याद रखिएगा मध्य भाग एवं सिर के बीच वाला भाग क्या होता है? गिरवा जो है सिर के बीच वाला भाग जो है भाग जो है गर्दन होता है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए देखिए मध्य भाग, तो मध्य भाग देखिए गर्दन के नीचे वाला भाग मध्य भाग होता है। याद रखिएगा गर्दन के नीचे वाला भाग कौन-सा भाग होता है? मध्य भाग होता है। उसके बाद देखिए सबसे नीचे वाला भाग पूँछ होता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लेता है शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? पूँछ होता है, जो शुक्राणु को सक्रिय बनाने के साथ-साथ गति एवं दिशा प्रदान करते हैं। शुक्राणु को गति एवं दिशा कौन से प्रदान करते हैं? तो याद रखिएगा पूँछ क्या करता है? शुक्राणु को गति एवं दिशा प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए बंध्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंध्यता। तो याद रखिएगा कि देखिए बंध्यता प्रजनन तंत्र से संबंधित एक एक विकार या दोष। तो याद रखिएगा बंध्यता क्या है? प्रजनन तंत्र से संबंधित एक विकार यानी कि रोग है, दोष है, ठीक है? देखिए स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। बंध्यता जो है स्त्री या पुरुष जो है किसी में भी हो सकता है। तो बंध्यता के बारे में याद रखिएगा क्या है? यह जो है प्रजनन तंत्र से संबंधित एक रोग है, यह स्त्री और पुरुष किसी में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंश अंश मतलब क्या? मुख्य भाग कौन है? मुख्य अंग क्या है? तो याद रखिएगा स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग गर्भाशय, योनि, डिंब, नलिकाएं एवं अंडाशय है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि स्त्री प्रजनन तंत्र के जो है मुख्य अंश यानी कि मुख्य भाग कौन-कौन है? तो याद रखिएगा गर्भाशय, योनि, डिंब, नलिकाएं, अंडाशय ये सभी क्या है? स्त्री प्रजनन तंत्र के जो है मुख्य अंश है, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए पुरुष पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम लिखे थे। याद रखिएगा पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग देखिए विरसन हो गया, शिश्न हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, शुक्राशय हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गया, काउपर ग्रंथि हो गया, ये सभी क्या है? पुरुष प्रजनन तंत्र के जो है मुख्य अंग है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है? देखिए गर्भाशय के दोनों तरफ उपस्थित बादाम की गिरी यानी बादाम की गिरी जैसी संरचना को अंडाशय कहते थे। याद रखिएगा कि गर्भाशय के दोनों तरफ जो है उपस्थित बादाम की गिरी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, ठीक है? देखिए, इसे डिंब ग्रंथियाँ भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अंडाशय को जो है डिंब ग्रंथियाँ भी कहते हैं। देखिए, इसकी संख्या 2 होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह 1 इंच लंबा तथा आधा इंच गोल होता है। तो याद रखिएगा अंडाशय जो है 1 इंच लंबा होता है तथा आधा इंच गोल होता है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। लगभग 28 दिनों में प्रत्येक डिंब परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक जो है अंडाणु 28 दिनों में क्या हो जाते हैं? परिपक्व होती है, ठीक है? अंडाशय के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए तो इनसे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन और सॉरी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप लोग यहाँ से इतना तक लिखिएगा। देखिए यहाँ से लेकर इतना तक लिखिएगा। देखिए तो मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर मादाओं कर लीजिएगा, मादाओं मादाओं, ठीक है? तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा मादाओं। देखिए क्या होता है कि मादाओं में प्रजनन काल के दौरान जनन अंगों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो क्या होता है कि मादाओं में जो है मादाओं यहाँ पर कर लीजिएगा, मादाओं में जो है जनन काल के दौरान जो है जनन अंगों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के स्राव से आंतरिक अंगों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए इस हार्मोन के स्राव से क्या होता है? आंतरिक अंगों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए चक्रीय परिवर्तन की क्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है? इस चैप्टर के थ्योरी में भी हम आप लोग को बताए थे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग इतना पूछ लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है? यहाँ पर मादाओं कर लीजिएगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग को पूरा लिखिएगा जितना हम बता रहे हैं। देखिए यह क्रिया जो है सामान्यतः 28वें दिनों पर दोहराते रहता है। मानसिक धर्म की जो क्रिया होती है, सामान्यतः 28वें दिनों पर क्या होते हैं? दोहराते रहता है। देखिए यह सामान्यतः 13 से 14 वर्ष से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष तक चलता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा मासिक चक्र की क्रिया की शुरुआत 13 से 14 वर्ष से शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है? देखिए एक एक बाधा के द्वारा प्रत्येक 28वें दिन पर एक परिपक्व अंडाणु अंडोत्सर्ग
क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी में पहुँचता है। देखिए अगर निषेचित की क्रिया ना हो, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का अगर निषेचन की क्रिया ना होती है तो क्या होती है कि अंडाणु अंडाणु जो है अपनी परिपक्वता को खोकर रक्त स्राव के क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। बाहर क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाती है, जिसे रजोधर्म, मासिक धर्म या मासिक स्राव या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, तो मासिक धर्म को जो है देखिए रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, मासिक स्राव भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, और ये भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए प्रजनन तंत्र से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रजनन प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है कि प्रजनन जो है प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण है, तो क्यों है, स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप को प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो याद रखेगा कि प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले जो है अंगों को सम्मिलित रूप को जो है प्रजनन तंत्र कहते हैं। देखिए उसके बाद देखिए प्रजनन प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण है, इसके निम्नलिखित कारण, क्या है, निम्नलिखित कारण है। पहला कारण देखिए आबादी में वृद्धि। तो देखिए क्या होता है कि प्रजनन क्रिया के द्वारा जीव अपनी आबादी में वृद्धि करता है। प्रजनन क्रिया के द्वारा क्या होता है, जीव अपनी आबादी में वृद्धि करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जातियों का अनुरक्षण। देखिए एक पीढ़ी से निरंतर दूसरी पीढ़ी तैयार होता है। एक पीढ़ी से निरंतर क्या होता है, दूसरी पीढ़ी तैयार होता है, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तैयार होता है निरंतर। इसी तरह तरह किसी भी जीवों की प्रजाति की संख्या बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जिससे वह प्रजाति क्या हो जाता है, विलुप्त होने से बच जाता है। नेक्स्ट है देखिए लाभकारी गुणों का वंशागति। देखिए प्रजनन प्रक्रम के अंतर्गत युग्मक स्थानांतरण की क्रिया में युग्मकों के द्वारा अच्छे गुणों का संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यानी कि क्या होता है कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि बच्चों में जो है अच्छे गुणों का क्या होता है कि अच्छे अच्छे गुणों का संचरण होते रहता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हम आप लोग को बता दिए हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को जो है फुल चैप्टर को जो है तैयारी कराएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे जो है अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।